नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने W2A के जो उद्देश्य है, उसके कार्य हैं और उससे भारत को क्या लाभ हुआ है उसके बारे में देखा। अभी हम देखेंगे स्थायी विकास, सुपोषित विकास। तो उसकी परिभाषा दी है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमताओं को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, जिसको स्थायी विकास कहते हैं। स्थायी विकास यानी हमें भावी यानी भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरियातें जो है वो पूरी करने की शक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना अभी की जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरियातें हमें पूरी करना है। यानी हम देखते हैं कि हम अपने स्वार्थ के खातिर, अपने विकास के लिए हमने पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचाया है कि हमें रहने के लिए, कारखानों के लिए, उद्योगों के लिए जगह चाहिए तो पेड़ों को काटा है। बाद में गंदा पानी वगैरह हमने पानी में जलाशयों में निकाला है। बाद में उद्योग कारखानों में से जो धुआं निकलता है उसके कारण हमने हवा को प्रदूषित किया है। तो ये सब हमने अपना विकास हम कर रहे हैं, पर उसके कारण हमने पर्यावरण को प्रदूषित किया। तो हमें भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरियातें पूरी करने की जो शक्ति है उनको नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है और अभी हमारी ज़रूरियातें पूरी करना है। यानी कि हम अपनी ज़रूरियातें पूरी करने के लिए जो पर्यावरण को प्रदूषित करते, बिगाड़ते, उसको बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें वैसा ही पर्यावरण, यानी हमने देखा है कि हमारे कारण ही पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण कई जंगल नष्ट हो गए, उनमें रहने वाले जंगली जानवर नष्ट हो गए हैं। पानी प्रदूषित होने के कारण कई सारी बीमारियां फैलती है, हवा प्रदूषित होने के कारण भी बीमारियां फैलती है। तो हम आने वाली पीढ़ी को वैसा ही पर्यावरण दे, तो उसको बोलते हैं स्थायी विकास। तो स्थायी विकास में पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखने पर बल दिया है। तो यही चीज़ अभी मैंने जो बताई कि जो पर्यावरण से कि हवा पानी और ज़मीन को हम न बिगाड़े, वो उसको वैसे ही उसकी गुणवत्ता को बनाए रखकर ही विकास करें और भावी पीढ़ी के लिए बचा कर रखे, वो बात को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण अर्थात पर्यावरण, तो हम तीसरी में से पढ़कर आ रहे हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं कि हमारे बाजू का जो आवरण है हवा का, और दूसरा मानव सर्जित जो सांस्कृतिक जो हमने बनाया है, तो ये सबको पर्यावरण कहते हैं। तो उस पर गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ कि ये सब पर पर्यावरण यानी हवा और दूसरा हमने जो बनाया है, जैसे कि जो जंगल है, ज़मीन है, तो पृथ्वी पर के जो जलाशय है जिसको हम उस पर गंभीर प्रभाव पड़े थे, जिसको हमने प्रदूषित किया है, तो उसके कारण ही स्थायी विकास का विचार आया है। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है और तेज़ी से विकास साध रहा है, उसे भविष्य में टिकाए रख सके ऐसा नहीं है। अभी हम आने वाले सालों में देखेंगे कि इस तरह ही अगर हम कुदरती संपत्ति का बेफाम उपयोग करते रहेंगे, उसको बिगाड़ते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वर्तमान पीढ़ी की जो सुविधाएं भोग रही है, वो सुविधाएं शायद भावी पीढ़ी को प्राप्त हो ऐसा नहीं है, यही भय उत्पन्न हो रहा है। हमने अगले कई 9th में भी देखा है कि हम जैसे देखते हैं कि खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह कि आने वाले भविष्य में वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि उनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। तो हम अभी उसका इतना अपव्यय कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? पैदल चलेगी या साइकिल चलाएगी? तो वो भी एक समस्या है। तो आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण घटता है। हम आर्थिक विकास के लिए हमने देखा कि विज्ञान टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो रहा है, तो उसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण घटता है। जैसे कि हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, हवा को भी प्रदूषित कर रहे हैं, ज़मीन को भी प्रदूषित कर रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता कम हो रही है। और इस परिस्थिति में विकास के विचार में परिवर्तन करना जरूरी है। आज का विकास और उसके कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन स्थायी विकास के विचार से अध्ययन किया जाता है। तो शॉर्ट में हमें याद रखना है, स्थायी विकास यानी हमें इस तरह अपनी ज़रूरियातें पूरी करनी है कि हम आने वाली पीढ़ी को दे सकें और पर्यावरण को बचा सकें।
अभी हम देखेंगे प्राकृतिक साधनों का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निम्न व्यूह रचना अपनानी चाहिए। हमने देखा कि प्राकृतिक साधनों का हम अपव्यय करें, बिगाड़े, उसका उपयोग करें तो आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसको ज़्यादा बनाने के लिए ये नीचे अभी अभी हम देखेंगे कि क्या व्यूह रचना हमें अपनानी चाहिए। तो पुनः उपयोग में लिए जा सके ऐसे प्राकृतिक साधन जैसे कि कृषि लायक जमीन है, ये ज़मीन को हम हर साल खेती कर सकते हैं। जंगल है, जंगल को भी हम दूसरी बार पेड़ को उगाकर जंगल को प्राप्त कर सकते हैं। पानी भी हर साल बारिश होती है, जो जलाशय वो हरे भरे भरे रहते, तो ये संपत्ति जो है वो उसको हम बार बार उपयोग में कर सकते। तो उनकी गुणवत्ता बनाना है, यानी हम ज़मीन में भी रासायनिक खाद वगैरह डालकर उसको उर्वरक बनाते हैं, उसकी गुणवत्ता कम होती है, प्रदूषित होती है। जंगलों को हम पेड़ों को अपने विकास के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता को हमें बनाए रखना है। और जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिया जा सकता है, जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल और कोयला, तो वो आने वाले भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं। तो हमें उसका समझदारी पूर्वक जितना ज़रूरी है इतना ही उसका उपयोग करना चाहिए, उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। दूसरा, परिवहन खर्च कम हो इस तरह उद्योग व्यवस्था निश्चित करना, यानी उद्योगों की स्थापना हम करते हैं तो वो तो हम सबको पता है कि कच्चा माल जहाँ से मिलता है तो उसके पास में ही उद्योगों की स्थापना होती। क्यों? क्योंकि उसके लिए परिवहन खर्च कम हो जाए, बाजार भी पास में हो, इस तरह उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। तो और वाहनों तथा उद्योगों में पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ऐसे प्रयास करने चाहिए। आपने इको फ्रेंडली नाम सुना होगा कि हर चीज़ में वो चीज़ वस्तु है कि जो पर्यावरण लक्षी होता है, जिससे प्रदूषण न हो, ऐसी चीज़ वस्तु का उसमें उपयोग करना चाहिए। जिन साधनों को एक से अधिक उपयोग में लिए जा सके उनका अधिकतम उपयोग करना, जैसे कि सिंचाई योजना है। अगर नदी पर हम बांध बांधते हैं, वो ही है सिंचाई योजना, तो उसका अधिक से अधिक उपयोग हो, एक से अधिक उपयोग होता है। जैसे कि उसमें बांध बांधा तो पानी का जो संग्रह किया गया, तो उसको जो दो पानी ऊपर बांध से गिरता है तो उनमें से टरबाइन रख के बिजली उत्पन्न की जाती है। बाद में बांध बांधने से बाढ़ नियंत्रण होता है। नहीं तो देखो होता अभी इतनी बारिश हो रही, कितनी नदियों में पूर आ जाते, लेकिन नदियों पर बांध बांधे गए सिंचाई योजनाएं हैं, तो बांध बांधकर पानी को एक बड़े से जलाशयों में संग्रह किया जाता है, इसीलिए बाढ़ नहीं आ सकती। और तीसरा, नदियाँ जो है वो परिवहन के लिए, जल मार्ग के लिए भी उपयोगी है। तो इसका इस तरह के संसाधनों को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग न हो, औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकाल, यानी प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग अभी हमने देखा कि जैसे कि जंगल है तो उसका हम दुर्व्यय न करें, पेड़ों को न काटें, ज़मीन को प्रदूषित न करें, पानी को प्रदूषित न करें, वो सब हमें देखना है। और औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकाल, यानी उद्योगों में से जो कचरा निकलता है तो वो कचरा अगर पानी का है तो उसको रिफाइन करके ही वो जलाशयों में डाला जाए, और घन कचरा है तो भी वो मानव बस्ती से दूर उसको, और वो भी उसका निकाल किया जाए। जहरी रसायन है और जो गंदी बस्तियाँ हैं उसको रोकने का भी नियंत्रण करना ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि ये कचरों का निकाल की बात आई तो स्वच्छता में अभी हमारे सूरत का हमारे भारत में जो 10 टॉप सिटियां हैं उसमें सूरत दूसरे नंबर पर आया है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि उसमें हमने भी कुछ योगदान स्वच्छता में दिया है। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर बल देना है। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में, यानी उत्पादन में जो क्षेत्र है तो वो उद्योग है, कारखाने, तो उसमें हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऊर्जा हम पवन ऊर्जा से भी जल विद्युत भी पैदा करके, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरा उसको पैदा कर सकते, उससे ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इस तरह हम व्यूह रचना अगर अपनाएंगे तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी कर पाएंगे और आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा कर भी
रख पाएंगे। अभी देखेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या उपाय अब तक किए गए हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए याद रखना, ये खाली जगह एमसीक्यूज में आ सकता है। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन हुआ। ये मैचिंग वगैरह में आ सकता है, आईएमपी है। तो पृथ्वी परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। कब हुआ, तो 1972 में। और क्यों हुआ, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। उसके बाद समय समय पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न भिन्न अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ। इसके बाद भी वैश्विक पूरे विश्व को इस पर्यावरण की चिंता है, तो उसके लिए वैश्विक स्तर पर भी ये इस तरह के पर्यावरण संबंधित भिन्न भिन्न सम्मेलन और शिविरों का आयोजन बार बार हुआ है। उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने का निश्चय किया गया है। ये पूरा प्रश्न आईएमपी बार बार स्कूल एग्जाम में भी आता था, बोर्ड की एग्जाम में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। तो अभी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन से उपाय किए गए वो हम देखेंगे। भारत भी इन वैश्विक उपायों में शामिल है, यानी वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए, उसके लिए हमारा देश भी तैयार रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर यानी हमारे ही देश में पर्यावरण जागृति के लिए, यानी प्रदूषण हम न करें और जंगल जल को बचा कर रखें, तो उसके लिए भी हमारा देश ने प्रयास किए। जैसे कि देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। जो बड़े बड़े शहर है उसमें प्रदूषण की लोगों को जानकारी दी जाती है कि प्रदूषण के कारण मानव जीवन पर क्या असर होती है और भविष्य में कौन सी बड़ी असरें हो सकती है। प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र तथा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। कि हमने देखा कि हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, जमीन का प्रदूषण, आवाज़ का प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, उसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। कई बार हम देखते हैं कि पानी कई जगह कोई तालाब हो या नदी हो, पानी एकदम केमिकल्स वाला वगैरह हो, तो हम ये प्रदूषण बोर्ड को भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन से उपाय किए गए। वहाँ पर आपको अपने विचार नहीं रखने हैं, यहाँ पर हमारे देश में कौन से उपाय किए गए ये चीज़ हमें बतानी है। कि पहला हमने देखा कि देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। दूसरा हमने देखा प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए राज्य और केंद्र में प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की गई है। और विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया, लोग पर्यावरण का महत्व जाने, पर्यावरण को न बिगाड़े, इसके लिए ये 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा यानी कानून पास किया है। वायु का, हवा का प्रदूषण कम हो, इसीलिए हमारी भारत सरकार ने 1981 में वायु प्रदूषण कानून पास किया है। ओजोन स्तर में छिद्र, परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए वैश्विक समझौते हुए। अभी आप सबको पता है कि ओजोन हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद वायु है, और उसमें छिद्र हुए कि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, तो ओजोन भी अभी कम होता रहा है। बाद में परमाणु कचरा की जो अणु बम वगैरह देश की सुरक्षा के लिए जो बनाया जाता है, उसका कचरे का निकाल किस तरह करना है। बाद में जैविक विविधता बनाए रखने के लिए, यानी जो वन्य जीव है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, विशेष पेड़ पौधे, उनको बनाए रखने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी वैश्विक स्तर पर समझौते हुए हैं। तो ये देखिए हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय, तो ये प्रश्न बार बार स्कूल एग्जाम में तो आता था, आपको याद रखना है, बोर्ड की एग्जाम में भी आ सकता है। इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सबकी है। यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समय दूर नहीं कि जब पृथ्वी पर समग्र जीवन नष्ट हो जाएगा। अभी तक हमने 9th में वगैरह में आगे के चैप्टर में पढ़ा है कि प्रदूषण के कारण कि जो जलचर जीव, पानी के प्रदूषण के कारण जलचर जीव नष्ट हो रहे हैं,
हवा के प्रदूषण के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत असरें हो रही है। बाद में हम देखें कि पेड़ों को काटने के कारण वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा ही अगर हम करते रहेंगे तो आने वाले समय में जो सारी जीव सृष्टि है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो हम भी हमारे से जो बने उस तरह हम जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है उसका अपव्यय न करें, उसको बिगाड़े नहीं, उसका दुरुपयोग न करें और उसकी सुरक्षा करें और प्रदूषण भी न करें। इस तरह भी हम अपना जो योगदान है उसी में हम दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पर लेसन पूरा होता है। आप लोगों को स्वाध्याय लिख देना है और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी लिखना।